हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में लगभग सारे ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बच जाता है, जो कि है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, हमने चैप्टर में आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर लिया था। बस आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चल, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए थे। और आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ रहे थे कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा भी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, ठीक, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे, समझा, डेफिनेशन पढ़ी कि क्या क्या ये होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी दो टाइप के हैं। एक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे और चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ एक दो टॉपिक्स के बाद। ठीक है, चल, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये देख लिया था। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या एग्जांपल्स है दोनों के, ये भी देख लिया था। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो चैप्टर के बीच में आई थी, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, अब सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स के एग्जाम्पल देख लिए थे। लीगेंड्स कहेंगे किसे, ये देख लिया था। लीगेंड्स का काम क्या है वो भी देख लिया था। फिर देख लिया था कि लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है। चार्ज के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के लीगेंड है। इसके अलावा डेंटिसिटी के बेस पर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स है। और कुछ और लीगेंड जैसे कि फ्लेक्सीडेंटेड, चिलेटिंग, या किलेटिंग बोलो, या एम्बी, और एक है हमारा एम्बीडेंटेड लीगेंड। तो ये तो है ही। इसके अलावा जैसे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लीगेंड है, फिर पॉलीडेंटेड। ठीक है, चलिए, फिर हमने पढ़ लिया था कि मोनोडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लिए थे। बाइडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो आपको डोनर साइट ध्यान रखनी है कि इसमें 2 डोनर साइट है, यानी कि एक से ज्यादा डोनर साइट है। वो हमारे क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 NH2 है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये इथिलीन जो डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन। तो देखो, इसमें एक NH2 यहाँ पर है, एक NH2 यहाँ पर है, दोनों क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेट। और जहां पर 3 बना सकते हैं तो ट्राइडेंटेट, एक बना सकता है तो मोनोडेंटेट। ठीक है, अब एम्बीडेंटेट लीगेंड जैसे कि हमने बात की, तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो किलेटिंग लीगेंड भी इजी है, ये भी देख लिया था, प्रॉपर्टीज देख ली थी। फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड यानी कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड। अब आते हैं एम्बीडेंटेट लीगेंड। अब एम्बीडेंटेट लीगेंड वो लीगेंड है जहां पर एक से ज्यादा डोनर साइट तो प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइट को वो यूज करते हैं, उन्हें कहेंगे एम्बीडेंटेट लीगेंड। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आगे जब हम आइसोमेरिज्म भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, उसके जो CFSE पढ़ा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ी। तो वहां पर हमने बार बार जिक्र देखा कि एम्बीडेंटेट लीगेंड बार बार आ रहे थे, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझ लो, जैसे यहाँ पर है NO2। ठीक है, अब NO2 के पास है 2 डोनर साइट, एक है N और एक है O। ये N से भी कर सकता है और O से भी डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये दोनों से एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अगर बनाता है, बना सकता है, बनाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो फायदा नहीं है ऐसे कंपाउंड बना करके जो अनस्टेबल हो। ठीक है, ज्यादातर केसेस में हमने देखा था, एग्जाम्पल्स भी इसके देखे थे। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसे रिवाइज कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ पे थायोसाइनो देखें और आइसोथायोसाइनो देखें तो दोनों में यहाँ पर S भी डोनेट कर सकता है और N भी डोनेट कर सकता है, यहाँ पर C भी डोनेट कर सकता है और N भी डोनेट कर सकता है, साइनो और आइसोसाइनो। ठीक है, C भी कर सकते हैं, N भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो एक डोनर साइट को ही ये यूज करते हैं एक टाइम पर, तब इसीलिए इनको एम्बिडेंटेड लिगेंड हम कहते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है अब तो आप आसानी से कर लोगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा ये भी आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ये तो हम देख करके बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मान लो ये हमें कंपाउंड दिया है, तो अगर पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड है, पूछ लिया जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आसानी से देख करके हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं वो हमें देखने, वो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, नेमिंग कैसे की जाएगी, सारे स्टेप्स को फॉलो किया था। ठीक है, नेमिंग के अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, और फाइनली हमने अलग अलग कंपाउंड की नेमिंग भी की थी। ठीक है, चलो, तो कुछ ऐसे भी हमने नेमिंग करी थी बच्चों, जहां पर नेमिंग पहले से दी हुई थी, हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना था। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें पहले से नाम दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, चलो, सिंपल, ये भी हो गया था। फिर वर्नर्स थ्योरी हमने देख ली थी, इसके पोस्टुलेट्स देख लिए थे। फिर एप्लीकेशन भी देख ली थी वर्नर्स थ्योरी की। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, इसके सैलेंट फीचर्स देख लिए थे। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझ लिया था। ज्योमेट्री देख ली थी। ठीक है, कि कंपाउंड, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, कैसे निकालनी है। ठीक, फिर साथ में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये हमने वीबीटी के साथ पढ़ लिया था, लेकिन ये वीबीटी के साथ का टॉपिक है नहीं। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सीएफटी में। तो सीएफटी में तो हमने इसे पढ़ा ही था, लेकिन हमने वीबीटी में भी पढ़ लिया था, दो दो जगह हमने पढ़ा, तो इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर ये टॉपिक हो गया होगा। चलो, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड देख लिए थे। लिमिटेशंस देख ली थी कि वीबीटी की लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, फिर वीबीटी के बाद आती है हमारी सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पर भी हमने इसके पोस्टुलेट्स देख लिए थे। फिर हमने ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख ली थी, जैसे अलग अलग फील्ड में पूरा इसके बारे में हमने थ्योरी भी पढ़ ली थी। फिर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है, एनर्जी कितनी होगी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है, वो पढ़ लिया था। फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये भी देख लिया था। नेक्स्ट सीएफएसटी के बारे में पढ़ लिया था हमने, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो, जो लिगेंड का नेचर, जेड इफेक्टिव, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे जो सीएफएसटी को अफेक्ट करते हैं। फिर एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे, सीएफटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी काफी है एप्लीकेशन। ठीक, चलो, एप्लीकेशंस हमने देख लिए थे सारे। फिर एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी था कि कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं कलर शो करते हैं। कैसे कलर शो करते हैं, स्प्लिटिंग की वजह से शो करते हैं, है ना। स्प्लिटिंग की वजह से कुछ वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, फिर अपनी एनर्जी को एमिट करके वापस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। अगर वो ये एनर्जी जो भी एमिट करते हैं, ये अगर इन्होंने किसी विजिबल रीजन में एमिट करी है, तो हमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका कलर शो होगा। कलर शो मतलब यानी कि कलर हमें दिखेगा। ठीक है, इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या है, और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल की मदद से हम बता सकते हैं कि अगर कोई कलर एब्जॉर्ब हुआ है, इसके बारे में अगर हमें पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कलर जो है वो एमिट होगा। और अगर हमें ये पता है कि कौन सा कलर एमिट होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलो, ये भी हमने देख लिया था। तो डीडी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी डीडी ट्रांजिशन होगा। और डीडी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं कलर शो करते हैं, किस वजह से कलर शो करते हैं, तो सिंपली डीडी ट्रांजिशन, और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर है इतना। चलो,
अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहां पर डी में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है तो ट्रांजिशन कैसे होगा, और कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर कैसे शो करेंगे, तो कलर यानी कि वो शो नहीं करेंगे है ना, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन कुछ आप कॉम्प्लेक्सेस देखोगे जैसे MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको आपने देखा है कि इनका कलर होता है। जैसे MnO4 नेगेटिव की बात करें तो ये अपना कलर शो करता है, सबको पता है पर्पल कलर है। Cr2O7 2 नेगेटिव की बात करें तो ये ऑरेंज कलर शो करता है। और अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर Mn होता है +7 में और Cr होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिससे कि अगर हम देखें इनके डी में जो है वो क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि ये कलर शो कर रहे हैं। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर शो कर रहे हैं बिना डी डी ट्रांजिशन के। यानी कि यहाँ पर कुछ और होता है, क्या होता है, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं करते, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो कलर शो होता है वो होते हैं काफी इंटेंस कलर होते हैं। ठीक है, इन कलर से काफी इंटेंस कलर ये शो करते हैं। क्लियर? तो चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा इन्होंने जो वेवलेंथ है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करा है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की गई है और कौन सी लाइट जो है ये शो करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया था। फिर यहाँ पर हमने ड्रॉबैक्स भी देख रहे थे कि CFT के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। फिर हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म। चलो, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट हमने देख लिए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट करना है। चलो, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आप देख सकते हो। तो ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या, देखो अगर आप इस फॉर्मूला को देखो और इस फॉर्मूला को देखो तो फॉर्मूला आपको दोनों कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं लगभग, है ना, पूरे सिमिलर ही है, सेम ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस आता है इनके आयंस पर। अगर आप इनके आयंस देखो तो ये आयंस क्या करते हैं, डिफरेंट आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है इतना? चलो, फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हमने देख लिया था। फिर आ गया था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये भी बहुत इजी है। तो फॉर्मूला तो लगभग सेम ही है, लेकिन डिफरेंस वही है कि यहाँ पर H2O अंदर है एज अ लीगेंड है, यहाँ पर H2O बाहर है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आइसोमर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है देखो लीगेंड की तरह काम कर रहा है, तो ये Cr से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, है ना, क्योंकि लीगेंड है। यहाँ पर अगर आप देखो ये डॉट H2O है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होना, डॉट H2O है, तो यहाँ पर वाटर जो है एज अ लीगेंड है ही नहीं, ये वाला वाटर एज अ लीगेंड नहीं है, लेकिन एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक, चलो, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, इसको हमने देख लिया था। फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म को हमने देख लिया था। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है, जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है उनमें होता है एम्बिडेंटेट लिगेंड, तब बनते हैं हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर आप यहाँ पर देखो दोनों में, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो NO2, यहाँ पर भी NO2 है, लेकिन यहाँ पर ये जो CO है ये बाउंडेड है N से, और यहाँ पर ये जो CO है ये बाउंडेड है O से। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सॉरी यहाँ पर N के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है CO, यहाँ पर CO O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। दोनों का फॉर्मूला भले ही सेम हो, लेकिन जो लीगेंड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों में अलग अलग डोनर साइट को यूज कर रहा है। मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया और उसमें है CN, ठीक है, एज अ लीगेंड, ठीक है। अब आप देख रहे हो कहीं पर जो है C जो है वो डोनेट कर रहा है, और जो इसका आइसोमर है उसमें N डोनेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक लिंकेज आइसोमर यहाँ पर है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। फिर हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी देख लिया था, क्लियर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ एनायन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कैटायन कॉम्प्लेक्स नहीं है, या सिर्फ कैटायन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तभी होगा जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे, बोथ एनायन एंड कैटायन। ठीक है, चल, फिर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे कि हमें ज्यादातर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं वो पढ़ना है 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड का। जैसे कि 2, 3 ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड है, इनमें नहीं होता, ठीक है, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। मान लो एक कंपाउंड हमने लिया PtCN4, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है, ठीक है, 4 दिख रहा है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। मान लो इसको हम क्या कर ले, रोटेट कर ले, इस वाले बॉन्ड को इसकी जगह, इस वाले बॉन्ड को इसकी जगह ले आए, और इस वाले बॉन्ड को इसकी जगह, इस वाले बॉन्ड को इसकी जगह ले आए, तो कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, कुछ फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क। मान लो हमने दूसरा ऐसे बना दिया, आप कहोगे ये तो सेम ही है, नहीं, लेकिन हमने ये वाले CN को यहाँ ले आया, ये वाले को यहाँ ले आया, और ये वाले को यहाँ ले आया, ठीक है, या हमने इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, इसमें और इसमें? कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लीगेंड है वो सेम है, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म हमने डिफाइन किया था, वो टर्म था होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक होते क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग, लिख सकते हो आप, कंपाउंड containing same type of ligand। और हेट्रोलेप्टिक होते हैं कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें अलग अलग तरह के लिगेंड होते हैं। जैसे अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि CN6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही थी। अब ये CN हमारा साइनो वाला CN, ठीक है, तो यहाँ पर देखो CN कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर CN 4 है और 2 Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का भले ही सेम है, लेकिन अगर आप लीगेंड देखो तो यहाँ पर अलग लीगेंड है, यहाँ पर अलग लीगेंड है, ठीक है, दोनों में क्या है, अलग अलग लीगेंड है। तो अगर हम कहें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो आप क्या कहोगे, आपको यहाँ पे हेडिंग तो पहले डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो होमोलेप्टिक होते हैं, ये नो GI, GI कह सकते हैं इसे शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे होमोलेप्टिक हैं, ये कोई भी तरीके से हम लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि जो हमारे हेट्रोलेप्टिक हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। तो जो होमोलेप्टिक है वो शो नहीं करेंगे, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जो होमोलेप्टिक होंगे यानी कि जिसके जो चारों जो बॉन्ड है, या चारों जो लीगेंड है, या पांचों लीगेंड है, जितने भी लीगेंड है वो सारे सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पोजिशन भी चेंज करेंगे क्योंकि वो तो सेम ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है, एक बार आप इसे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन शो करेंगे, जो हेट्रोलिप्टिक है, यही एग्जिबिट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमर को देखते हैं, ठीक है। अब सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, देखो सिस में क्या है, आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या है, सेम साइड है, ठीक, किसी भी एक को मान लो, है ना, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, ठीक है, तो इन दोनों को लो, ज्यादा इजी रहेगा, या इन दोनों को लो, कोई सा भी आप ले सकते हो। इन दोनों को अगर आप देखो, दोनों क्या है, सेम साइड है, और यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है।
दोनों क्या है, सेम साइड है, यहाँ पर दोनों क्या है, अपोजिट साइड है। तो जहां पर सेम साइड हो वो होगा हमारा सिस, और जहां पर अपोजिट साइड होगा वो होगा हमारे ट्रांस। क्लियर है इतना? ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। इफ द लिगेंड ऑक्यूपाई द पोजिशन एडजेसेंट टू वन अनदर देन इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। यानी कि जब वो कैसे होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, ठीक है, एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, सिस फॉर्म में होंगे। और इफ द लिगेंड ऑक्यूपाई द पोजीशन अपोजिट टू वन अनदर, और वो अगर एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पर होंगे, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, तो इसे ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा। ट्रांसफॉर्म वाला ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे सिस फॉर्म है वैसे ही ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा। इतना क्लियर है? चलो एक बार आप इसे नोट कर लो, सिस फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, फिर आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे उन सभी को हम देखेंगे, उन सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ चीजें थोड़ा देखनी है। तो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें पता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला Ma2V2। ठीक है, Ma2 और V2। ए क्या है, लीगेंड है, और मतलब लीगेंड ही है ए और बी दोनों। एम यानी कि सेंट्रल मेटल, और ए और बी दोनों ही क्या है, लीगेंड है। चलो तो यहाँ पर देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला। अब स्क्वायर प्लेनर जिनका फॉर्मूला है mx2l, तो अब आपको ऐसे नहीं सोचना है ये कुछ डिफरेंट आ गया, नहीं। एक्स और एल, देखो एम तो हमारा मेटल है, मेटल के लिए एम यूज किया जाएगा, और आप लीगेंड के लिए ए बी ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। जैसे अगर सेम तरह के लीगेंड है, मान लो एक कंपाउंड है PtCl4, ठीक है, तो यहाँ पर सेम तरह के लीगेंड है, तो ये तो हो गया हमारा मेटल, इसके लिए आ गया M। ये एक तरह के लीगेंड है तो A4 कह सकते हैं। मान लो यहाँ पर दो Cl है और दो NH3 है, तो क्या हो जाएगा, Ma2V2। मान लो यहाँ पर जो Cl है वो 3 है और NH3 एक ही है, ठीक है, तो Ma3V, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला ऐसा भी हो सकता है कि M, हाँ मतलब ये हो सकते हैं सारे। हो सकता है यहाँ पर जो है एक Cl हो, एक NH3 हो और एक Cn हो। ठीक है, Cn कितने हो, 2 हो, ऐसा हो कुछ, तो ये हो सकता है A2BC, ये हो सकता है। मान लो Cn भी नहीं है, ठीक है, एक NH3 है, Cl है, ये है, और एक H2O है, चारों अलग अलग लीगेंड है, तो क्या हो जाएगा, M, A, B, C और D, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो चलो, तो कॉम्प्लेक्सेस जिनका फॉर्मूला है X2L2, यानी कि X और L क्या है, यूनिडेंटेट है। लीगेंड की बात हो रही, यूनिडेंटेट लीगेंड। यूनिडेंटेट लीगेंड यानी कि एक ही डोनर साइट है। ठीक है, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द टू एक्स यानी कि लीगेंड जो है मे बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ सिस आइसोमर। तो कैसे, देखो सिस में कैसे अरेंज है, एडजेसेंट एक दूसरे के, और अपोजिट टू ईच अदर इन ट्रांस। अब ट्रांस में देखो कैसे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो इसको एक बार आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो अब इसको डिटेल में, अब हमने इसमें सारे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे, या जो भी हमारे कुछ जनरल टॉपिक थे जो हमने एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो सारे टॉपिक्स अब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चले गए हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब एक एक करके सबको हम डिस्कस भी करेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।